उस दिन अभिनव को लगा राम प्रकाश कुछ परेशान और जल्दबाजी में है। उसने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, कुछ परेशान दिख रहे हो? राम प्रकाश परेशान सा बोला, बस जल्दी घर जाना है। 4 महीने पहले हमने नीलम बिटिया का रिश्ता पक्का कर दिया था। सोचा था परीक्षा खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे। अब 1 महीने ऐसा यहाँ उलझ गए कि इस बारे में ध्यान ही नहीं गया। आज संधि जी का सुबह सुबह फोन आया था, आने के लिए कह रहे थे। अब जाकर देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वे। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या कहेंगे, शादी की डेट पक्की करने आ रहे होंगे। राम प्रकाश अभिनव का युवा चेहरा देख सोचने लगा, काश ऐसी ही उम्मीद कि उस दिल में ही भी होती। उसे तो लग रहा था माजरा कुछ और ही होगा। राम प्रकाश जब घर पहुंचा तो समधी की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। अंदर सिया भावनात्मक नाश्ता पानी लगा रही थी। राम प्रकाश को देखते ही समधी तलखी से बोला, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। राम प्रकाश आग्रह भरे स्वर में बोला, आप जलपान कीजिए, फिर बात करते हैं। समधी रूखे स्वर में बोला, नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ रिश्ता ख़त्म करने आए हैं। राम प्रकाश का अंदेशा सही निकला, फिर भी उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई साहब, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? समधी बोला, तुमने हमें बताया नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ, सब जगह इसकी ही चर्चा है। हम ये रिश्ता तोड़ने आए हैं। सुनकर राम प्रकाश अगर इस बार भर में बोला, देखिए भाई साहब, मुझे नहीं मालूम लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को पुलिस ने समय पर बचा लिया था। समधी कड़वे स्वर में बोला, 3 पुरुषों ने छुआ है उसे, रोज कोर्ट कचहरी का झमेला। ऐसी लड़की को बहू बनाने का मतलब है बदनामी को अपने घर आमंत्रण देना। बहुएं तो घर की इज्जत होती हैं। जानबूझकर मक्खी कौन निकालता है? जो सामान 30 त्योहार पर आया था वे हम सब ले आए हैं वापस करने के लिए। हमारे तरफ से जो आया है वे रख लेना, हमारे लिए बेकार है, हम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और समधी बिना कुछ खाए पिए घर के बाहर चला गया। राम प्रकाश अबाक समधी को जाते देखता रहा। दरवाजे की ओट में सारी बातें सुन रही सिया को भी विश्वास नहीं हुआ जो कुछ हुआ उस पर। वे पल्लू को मुंह में ठूस रुलाई रोकते हुए कमरे में आई। राम प्रकाश आंखें फाड़ के तभी दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि समधी इस विवाह के लिए ना नुकुर करेंगे, लेकिन जब वह अपना पक्ष रखेगा, उनको सारी बात बताएगा तो वे मान जाएंगे। सपाट इनकार कर देना, उसकी एक ना सुनना, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सिया सोफे पर बैठ गई और पल्लू मुंह में हटाकर खुलकर रोने लगी। फिर बोली, और क्या क्या देखना है और सहना पड़ेगा जी। राम प्रकाश भी बेहद एहसास इस बार में बोला, एक तो इतना पाशविक व्यवहार किया उन्होंने और एक समाज की ठुकरा रहा है। क्या लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में? सिया रोते रोते बोली, दुख की घड़ी में सब मुंह मोड़ देते हैं जी, सारा जीवन कैसे अकेले काटेगी मेरी नीलम। राम के लिए समाज उनको कितना भी मलिन समझे, हम दोनों के लिए तो हमारी जान है, हमारी बेटी। सिया दुखी इस बार में बोली, कब तक साथ दे पाएंगे हम दोनों भी, कितने जीवन में हमारे पास, क्या कह सकते हैं। उसको उपहार जैसी ज़िंदगी काटने के लिए कोई तो साथी चाहिए। राम प्रकाश की आंखों में भी नम हो रही थी समधी के इस कठोर व्यवहार से। बेबला हौसला रख, भगवान सब ठीक करेगा। सिया अभी भी रोए जा रही थी। बोली, भगवान ने ठीक करना होता तो बिगाड़ता ही क्यों? आपकी भी गलती है, ज़्यादा हिम्मत बनाने के लिए चक्कर में उसे ज़्यादा ही छूट दे रखी थी। क्या ज़रूरत थी उसे शंभुनाथ को थप्पड़ मारने की? राम प्रकाश कठोरता से अपनी पत्नी से देखते हुए बोला, आइंदा ये बात नहीं, कभी नहीं बोलना। नीलम के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो हुआ उसके लिए वे अंश मंत्र भी दोषी है। अगर समाज कुटित हो गया है तो क्या हम भी अपनी बच्ची को उचित शिक्षा भी नहीं देंगे? परिमाण कुछ भी हो सके, बच्ची को सही और गलत के बारे में बताया जाएगा ही, और गलत का विरोध करना भी सिखाया जाएगा। सिया रोना बंद करते हुए बोली, वह तो आप सही कह रही हैं, लेकिन बच्ची की दुर्दा को देख ये बात
दिमाग में आ रही है। कहाँ ले जाऊं इतना बड़ा कलेजा, इतनी हिम्मत। और वह अंदर चली गई नीलम को देखने। रामप्रकाश ने पत्नी के सामने उसका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए ये सब कह तो दिया, लेकिन वह से बहुत अकेलापन और घबराहट महसूस कर रहा था। उधर नीलम ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। परेश अपने मंगेतर से वह 2-3 बार ही मिली थी, वह भी लोगों के साथ, अकेले कभी नहीं। उसने लगा था कि वह आज्ञापुरी पुत्र है, अपने माता पिता से पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। अब तो उसे विश्वास हो गया था, लेकिन उसके पिता ऐसे होंगे इसकी उसे कल्पना नहीं की थी। समाज के ठेकेदार बनते थे, दान पुण्य और ऊंचे ऊंचे आदर्शों पर बात करने वाले, इतनी सोच के निकले कि सोचा नहीं था। परेश ने उसका भावनात्मक लगाव नहीं हुआ था, बस रिश्ता पक्का हो गया था। शादी होने वाली थी, इसलिए थोड़ी उम्मीद और निकटता महसूस करती थी। उसे महसूस हुआ उसके माता पिता इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हर तरफ से उसका साथ दे रहे हैं, तो उसे भी हौसला रखना चाहिए। कोशिश तो कर रही थी, मन को समझा भी रही थी, लेकिन अपने माता पिता के अलावा किसी और के पास आते ही उसका मन घबरा जाता, शरीर कांपने लगता। कोर्ट में उन तीनों को देखकर वह विचलित हो जाती और रात को बार बार सपने में उनके चेहरे भयानक रूप से दिखते और वह चौंक कर उठ जाती। वह क्यों उस दृश्य को भूल नहीं पा रही थी। उसको ये समझ आ रहा था, अब अकेले उसे इस संसार का सामना करना पड़ेगा। ताने, बेरुखी, दुर्व्यवहार सब सहना पड़ेगा। अपने माता पिता के अलावा किसी और से सहानुभूति और सहारे की उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी होगी। अपने मन को इतना समझाए, अक्सर उसे घबराहट होने लगती और अपने रोने को उसका कोई बस नहीं रहता। घंटों वे सुबकती रहती। अगली बार जब रामप्रकाश अभिनव से मिले तो अभिनव ने पूछ लिया, और शादी की डेट पक्की हो गई? रामप्रकाश दुखी स्वर में बोला, कहाँ साहब, वे तारीख पक्की करने नहीं आए थे, शादी रद्द करने आए थे। अभिनव ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, इस हादसे के कारण? रामप्रकाश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी, उनके हिसाब से लड़की उनके घर की बहू बनने के लायक नहीं रही। अभिनव को सुनकर बुरा लगा, लेकिन आगे कुछ कह पाता और लोग वहाँ आ गए काम लेकर। वह काम में जरूर व्यस्त रहा, लेकिन उसके दिमाग में रामप्रकाश का मायूस चेहरा घूमता रहा। उसे हमेशा लगता था, अगर उस जैसे युवा आगे बढ़कर ऐसी स्थितियों में सहारा नहीं बनेंगे तो परिस्थितियों कैसे सुधरेंगी। अगले दिन जब रामप्रकाश से मिला तो उसने बात बात में उससे उनके समझी के बारे में पूछ लिया। फिर अगले दिन अभिनव उनके घर गया और परेश को अपने साथ चलने को कहा। वह उसे लेकर नीलम के घर आया और तीनों को सामने उसको बैठाकर उनसे परेश से पूछा, तुम इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? परेश पहले ही घबरा हुआ था, पुलिस वाला आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अब अभिनव इस तरह से सीधा प्रश्न करने पर वह भी उन तीनों के सामने वह संपका गया। हकलाते हुए बोला, पिताजी को लगता है ये सब सही नहीं रहेगा। रामप्रकाश बीच में रोकते हुए कहा, रहने दो साहब, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मान भी जाएगा तो इसके पिता नहीं मानेंगे और ये उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन अभिनव कहाँ सुनने वाला था। फिर कड़ाबाद में बोला, अपने पिता को छोड़ो, तुम क्या सोचते हो ये बताओ। परेश ने इससे पहले किसी को राय कभी किसी ने नहीं पूछी थी, इसलिए वे सबकड़ा आ गया और बोला, जी मैं तो वही करूँगा जो मेरा पिताजी कहेंगे। अब अभिनव को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से थप्पड़ मारा। रीढ़ की हड्डी है नहीं और शादी करने चला था। परेश बच्चों की तरह रोते हुए बोला, आप मुझे ऐसा नहीं मार सकते। मेरे पिताजी की बहुत पहचान है पुलिस में, वे आपकी शिकायत कर देंगे। फिर रामप्रकाश ने बोला, आप मुझे अकेले बुलाकर इस पुलिस वाले से धमकी दिला रहे हो। जब पिताजी को पता चलेगा वे आपका समाज में उठना बैठना बंद कर देंगे।
अब आप तो अभिनव को गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने परेश को कॉलर पकड़कर सोफे पर से उठाया और 2-3 थप्पड़ रसीद कर बोला, अपने पिताजी की धमकी दे रहा है? तू डरता होगा अपने बाप से, यहाँ कोई नहीं डरता। अपने आप को समझता क्या है? तुम दोनों बाप बेटे। पता जब तूने सगाई कर ली थी तो शादी कैसे इनकार कर सकता है? अगर शादी के बाद ऐसा हादसा हो जाता तो क्या छोड़ देता अपनी पत्नी को? परेश रो रहा था और अभिनव के हाथ में उसका कोला छोड़ने के लिए अपने हाथों से उसके हाथ को मार रहा था। अभिनव ने कोला छोड़ते हुए उसे थोड़ा धक्का दे दिया। परेश पीछे हुआ और उसके पीछे रखा स्टूल पर टकराकर जमीन पर गिर गया। पैर में चोट भी आ गई। वह अभिनव को भय से देख रहा था। अभिनव फिर लपका उसे पकड़ने के लिए और चीखा, बता शादी करेगा कि नहीं? परेश घबरा इस मन में बोला, मेरे पिताजी नहीं करने देंगे। अभिनव ने उसे कंधे का जोर से झंझोड़ते हुए कहा, शादी तुझे करनी है या तेरे पिताजी को? परेश उसकी कड़क में खड़ा कांप रहा था। नीलम को ये सब देख गुस्सा आ रहा था। एक बंदा दूसरे बंदे को इसलिए धमका रहा है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता है। उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। गुस्से में वह अभिनव से बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे जबरदस्ती करवाएंगे मेरी शादी? अभिनव आश्चर्य से नीलम को देखते हुए बोला, कोई तो समझाएगा इसे, इसका फर्ज है। नीलम गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है? आज फर्ज सिखाने का नाम पर इससे जबरदस्ती शादी करवाएंगी, फिर बाद में जबरदस्ती से प्रेम करने को कहेंगे। अभिनव ने परेश को छोड़ दिया। बात तो सही कह रही थी। पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए वह जबरदस्ती कैसे करेंगे? जब इस बंदे को महसूस ही नहीं हो रहा उसका कर्तव्य क्या है, जब उसे बोझ ही नहीं है क्या गलती कर रहा है, तो उसके दिमाग में कैसे ये बात हो सकता है? अभिनव के हाथ से छूटते ही परेश लड़खड़ाते हुए भागा। इन बातों से पस्त होकर नीलम सोफे पर बैठ गई, लेकिन अभिनव उसे आश्चर्य से देख रहा था। उससे पहले उसने जब नीलम को देखा था कोडिया उससे पहले डरी सहमी कांपी हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसने अभी अभी उसमें एक चिरागी देखी। भले ही गुस्से में थी, लेकिन थी तो उसे लगा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर ये चिरागित को हवा मिलती रही तो नीलम के सामान्य हो सकती है। फिर घर के बाहर जाते हुए सोचने लगा, भगवान नीलम की अपनी परिस्थितियों से लड़ने का ऊपर उठ सके। उसे परेश जैसे लोगों के गैर जिम्मेदारी और बुज़दिल हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। अभिनव के साथ परेश को देख राम प्रकाश की उम्मीद जागी थी। शायद परेश हिम्मत दिखाकर नीलम का हाथ थाम लेगा, लेकिन जिस तरह से बुज़दिलों की तरह बहर गिड़ा रहा था, ऐसा जीवन साथी नीलम के साथ समाज का क्या सामना कर सकता है? नीलम को अब एक मजबूत सीने वाला नौजवान चाहिए था, नहीं तो अकेले ही सामना करना पड़ेगा। सिया का दिल एक बार फिर रो पड़ा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता के कारण। उसे लगने लगा कौन इतना हिम्मती होगा जो उसकी बेटी का हाथ थाम सकता है। नीलम का मन विस्तीर्ण से भर गया। उसके साथ जाती हुई और सबकी नज़रों में दया और पात्र बन जा रही थी। ये लोग तो उसके बच रहे थे, उसे समाज का हिस्सा ही नहीं समझ रहे थे। ये बड़ी दृष्टि से देख रहे थे या झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे। अभिनव जैसे लोग उसका जीवन सुधारने की जोश में किसी पर उसे थोप रखने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उसके मन से ये विचार घर करता जा रहा था, उसे शादी ही नहीं करनी। क्यों किसी का एहसान ले? जो उसके साथ गलत हुआ है उसको वह अकेले ही सहन करेगी और सामना भी करेगी। राम प्रकाश हताश इस वन में बोला, शहर के बाहर जो जमीन बेचने की सोच रहा था उसका सौदा हो गया है। उसको बेचने का अब जरूरी हो गया था। रीति के ससुर का फ़ोन आया था, 1 लाख रुपए चाहिए। दामाद को कुछ नया काम शुरू करवाने हैं। सिया दुखी इस बार में बोली,
ये इन लोगों की जाती है। पहले ही 20,000 रुपये ले चुके हैं एक कमरा बनाने के नाम पर। अभिनव के गुस्से के मारे बुरा हाल था। कहानी को आगे सुनने के लिए अगला भाग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।